एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। तो हम आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड यानी रक्त। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर हम वीडियो बना रहे हैं। आशा करता हूँ हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे। रक्त यानी ब्लड। इसका इंट्रोडक्शन देखो दोस्तों, पहले परिचय देखते हैं इसका। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी। रक्त एक लाल तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी भाग और सभी अंगों तक बहता है। मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज दैट इट एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी। रक्त शरीर में परिवहन का कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड क्लोटिंग फैक्टर्स। यह ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स एवं क्लोटिंग फैक्टर को परिवहन करवाता है। अब है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये था दोस्तों ब्लड का परिचय, कि क्या होता है और इसका क्या काम होता है और यह कहाँ कहाँ बहता है। अब इसके फंक्शन, यह क्या कार्य करता है। ट्रांसपोरेशन। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ये दोस्तों ब्लड परिवहन का नंबर 1 है। परिवहन का कार्य करता है ब्लड, जो रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ले जाता है एवं शरीर के ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है। मतलब यह शुद्ध ऑक्सीजन रक्त को फेफड़ों से लेके आता है और ख़राब जो रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें, वह फेफड़ों तक लेकर जाता है शुद्ध करवाने के लिए। फिर है प्रोटेक्शन। ब्लड कंटेन्स वाइट ब्लड सेल्स विच हेल्प टू प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। ब्लड हमारे एक तरह से हमारी बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हमारा इम्यून सिस्टम भी है, ये इम्यून सिस्टम भी तैयार करता है। रक्त में जो एक तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, एक सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं हमारे ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड की मात्रा को बताती हैं, और सफ़ेद रक्त कणिकाएं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी को सुरक्षा करती है। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन। ब्लड ऑल्सो रेगुलेट्स टेम्परेचर बॉडी। मतलब जो हमारा रक्त होता है वह बॉडी का, शरीर का टेम्परेचर भी नियंत्रित रखता है। फिर होता है स्टोरेज। मतलब क्या क्या इकट्ठा करता है, संग्रहण करता है। ब्लड स्टोरेज डिफरेंट विटामिन एंड सम अदर मेडिसिन। रक्त शरीर में कई प्रकार के विटामिन एवं दूसरे तत्वों को भी संग्रहित कर सकता है। एक्सक्रीट। ब्लड ऑल्सो एक्सक्रीट्स अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो जो उत्सर्जन, मतलब रक्त कई अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया और क्रेटिनिन को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का, मतलब बाहर निकालने का काम करता है। एसिड बेस बैलेंस। ब्लड ऑल्सो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। अम्ल क्षार नियंत्रण होता है। मतलब जो रक्त है वो हमारा अम्ल और क्षार पर भी नियंत्रित रखता है। फिर हमारा प्लाज्मा प्रोटीन नंबर 1 पर आता है, उसमें एल्बुमिन। एल्बुमिन इज ए मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन मीन्स इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग बाय लिवर। एल्बुमिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, वह लीवर के द्वारा बनाया जाता है। दिस प्रोटीन हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट एंड बाइंडिंग प्रोसेस। इट ट्रांसपोर्ट ए लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। यह प्रोटीन लिपिड एवं स्टेरॉइड हार्मोन्स को परिवहन करवाता है और उन्हें बांधने का कार्य भी करता है। दिस प्रोटीन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। यह ऑस्मोसिस दबाव पर भी नियंत्रण रखता है। फिर ग्लोबुलिन। Globulin is a most important protein which are divided into 3 subclasses: अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन। मतलब ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ये महत्वपूर्ण प्रोटीन है। ये भी यह 3 प्रकार का होता है: अल्फा, गामा, बीटा। दिस अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन आल ट्रांसपोर्ट ए फैट। जो ये अल्फा और बीटा नाम के ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, यह सिर्फ वसा में मिले विटामिन जैसे के ई डी, यह के ट्रिक भी है इसको याद करने की, कीड़ा यानी KEDA कीड़ा को परिवहन करवाता है, विटामिन ADE के। गामा ग्लोबिन आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन बिकॉज इट हेल्प टू मेड अप ए इम्यूनोग्लोबिन इन ब्लड। जो ये गामा ग्लोबिन होता है इनको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, क्योंकि ये रक्त में इम्यूनोग्लोबिन बनाते हैं। मतलब इम्यूनोग्लोबिन मतलब वही बता रहा आपको, सुरक्षा प्रदान करते हैं बॉडी का।
Fibrinogen. This protein formed by liver and it important for the blood clotting process. फाइब्रिनोजेन यह प्रोटीन भी लीवर के द्वारा बनाया जाता है। यह शरीर में रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में मदद करता है। हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स। रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ऑल सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स आर डिवाइड फ्रॉम हेमेटोपोइटिक स्टेम। रक्त की समस्त कोशिकाओं का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका के द्वारा होता है जिसे हेमेटोपोइटिक स्टेम कोशिका कहते हैं। Main functions of hematopoietic stem cell is that is they help to formation of many blood cell as WBC RBC। हेमेटोपोइटिक स्टेम कोशिका का मुख्य कार्य कई प्रकार की कोशिकाओं जैसे कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं आदि को बनाना होता है। स्टेम सेल्स मेंटेन इट्स पॉपुलेशन इन ब्लड। स्टेम कोशिकाएं अपनी संख्या पर नियंत्रण रखती है। द स्टेम सेल स्टार्ट फॉर्मेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज 3 वीक ऑफ ईयर्स। This type of stem cell are called embryonic stem cell। स्टेम कोशिकाएं भ्रूण अवस्था में 3 हफ्ते में बनना चालू हो जाती हैं और इस प्रकार की स्टेम कोशिकाओं को भ्रूण स्टेम कोशिका कहते हैं। Around 3 months that these stem cells migrate to the liver and start a hematopoiesis in liver। जब बच्चा 3 महीने का होता है तो यह कोशिका लिवर में चली जाती है। यह वहाँ पर यह दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करती है। After the 4 month स्टेम सेल फ्रॉम स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तब यह कोशिकाएं स्प्लीन और लिम्फ नोड में चली जाती है। इन 5 मंथ इन माइग्रेट टू बोन मैरो। जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तब यह कोशिकाएं बोन मैरो में चली जाती है और पूरा जीवन वहीं पर विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिका का निर्माण करती है। लास्ट में बोन मैरो में। फिर हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ए नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी 4.5 to 5.5 मिलियन एंड ए नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी ऑन 20 डेज। लाल रक्त कणिकाओं की सामान्य मात्रा 4.5 से 5.5 मिलियन होता है एवं इनका जीवन काल 120 दिन का। आरबीसी आर बाइकोन के शेफ्ट विच आर फ्रॉम इन रेड बोन मैरो एंड इट ब्रेक डाउन इन स्प्लीन। लाल रक्त कणिकाएं बाइकोन की आकृति की होती हैं। लाल अस्थि में जाए बनती है और स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं। होल डायमीटर ऑफ आरबीसी इन 7.8 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस ऑफ आरबीसी इन 2 माइक्रोमीटर। लाल रक्त कणिकाओं का संपूर्ण क्षेत्रफल 7.8 माइक्रोमीटर होता है और इसकी मोटाई 2 माइक्रोमीटर होती है। ए मेन फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीन इज दैट दे हेल्प टू मेंटेन ए शेप ऑफ आरबीसी। यह प्रोटीन लाल रक्त कोशिका कणिकाओं की आकृति को सामान्य रखते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी कार्य। आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड सेंड टू द टिश्यू एंड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू एंड सेंड टू द लंग्स। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक लेकर जाती हैं। उसे कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लेकर जाती है। आरबीसी आर बाइकॉनकेव which give more surface area for attachment of hemoglobin। लाल रक्त कणिकाएं बाइकॉनकेव आकृति की होती हैं, इस वजह से ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन से जुड़ पाती हैं। आरबीसी चेंज शेप सो दे कैन वेरी इजीली पास थ्रू द स्मॉल कैपिलरीज। लाल रक्त कणिकाएं अपना आकार एवं आकृति आसानी से बदल लेती हैं, इस वजह से यह पतली नलियों से आसानी से निकल जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की संरचना। हीमोग्लोबिन इज मेड अप 2 पार्ट्स। हीमोग्लोबिन 2 भागों से मिलकर बना होता है। हीम प्लस ग्लोबिन। दिस हीम पार्ट मेड अप 4 पायरोल रिंग्स। हीम वाला भाग 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनता है। दिस पायरोल रिंग्स आर इंटरकनेक्टेड बाय द Fe मतलब फेरिक आयरन। यह पायरोल अंदर से फेरिक आयरन से जुड़ा रहता है। दिस होल कंपोनेंट इज कॉल्ड प्रोटोपोरफायरिन एंड ऑल्सो कॉल्ड इज हीम। संपूर्ण भाग को प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं और हीम के नाम से भी जाना जाता है। दिस हीम पार्ट कनेक्टेड टू दी 4 ग्लोबुलिन चेन एज अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। एरिथ्रोपोइसिस मतलब लाल रक्त कणिकाओं के बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसके कुछ भाग हैं प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, बासोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोमेटिक एरिथ्रोसाइट, रेटिकुलोसाइट, एरिथ्रोपोइटिक। ये एरिथ्रोपोइसिस लाल रक्त कोशिका की बनने की प्रक्रिया होती है, उसके भाग। फिर WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। ये आ गई हमारी इम्यून सिस्टम जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। वहाँ श्वेत रक्त कणिकाएं। वाइट ब्लड सेल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। दे हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज।
श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे प्रतिरोध तंत्र का एक भाग होती हैं। यह रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती हैं। यही मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, वाइट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ WBC इन नोन एज ल्यूकोपोइसिस। मतलब वो श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। इनके बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। ल्यूकोपोइसिस बनने की प्रक्रिया को। टू पार्ट्स ऑफ WBC। श्वेत रक्त कणिकाएं के दो भाग होते हैं, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में होता है दिस सेल कंटेन ग्रेनुल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, सो इट कॉल्स ग्रेनुलोसाइट्स सेल। श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेनुल्स कहा जाता है, और इस प्रकार की कोशिका को ग्रेनुलोसाइट कोशिका कहते हैं। दिस सेल हैज मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, सो इट इज कॉल्ड PM, मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल। इन कोशिकाओं का न्यूक्लियस मल्टीलोड होता है, इसी वजह से इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर कोशिका भी कहते हैं। ये इसके बाहर पार्ट है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इज आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल। इट हैज मल्टीलोब न्यूक्लियस 3 to 5 lobes। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर कोशिका भी कहते हैं। इनका न्यूक्लियस मल्टीलोड होता है 3 से 5 लोब का। दिस इज मोस्टली सेल इज इट वर्क्स ऑन द एक्यूट इन्फ्लामेशन। यह बहुत ही गतिशील कोशिका होती है। एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाने पर यह कोशिका जागरूक हो जाती है। An average diameter of neutrophil is 12 to 15 माइक्रोमीटर। न्यूट्रोफिल्स का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 12 से 25 माइक्रोमीटर का होता है। इट्स कंस्टिट्यूट दैट 65% टोटल WBC। श्वेत रक्त कणिकाओं में से 65% भाग न्यूट्रोफिल्स का रहता है। न्यूट्रोफिल्स टोटल लाइफ स्पैन इज 13 to 20 days, where they are produced in 7 to 14 days। न्यूट्रोफिल्स का जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है, और इनके बीच में बनने के 7 से ज़्यादा दिन लगते हैं। Their life in the peripheral world is just 7 to 10 hours and migrates to the tissue। जब यह रक्त परिवहन में आ जाती है तब यह 7 से 10 घंटे वहाँ पर रहती है और उसके बाद ऊतक में चली जाती है। दिस इज नॉन स्पेसिफिक सेल विच कैन फाइट एनी ऑर्गेनिज्म। यह किसी भी संक्रमण के लिए विशिष्ट नहीं होती है, अर्थ है आती है कोई भी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ सकती है। एसिनोफिल इट हैज ए बाइलोब्ड न्यूक्लियस। इट इज साइज 12 से 17 माइक्रोमीटर। इन कोशिका का न्यूक्लियस माइलोड होता है और आकार 12 से 17 माइक्रोमीटर का होता है। इट इज़ 2 से 4% ऑफ द टोटल WBC। यह संपूर्ण श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 4% भाग होती है। इंक्रीज द लेवल ऑफ एसिनोफिल्स इन पैराटिक इन्फेक्शन। इयोनोसोफिल्स किसी प्रकार के पैरासाइट इन्फेक्शन हो जाने पर बढ़ जाती है। इन ब्लड सर्कुलेशन इट्स लाइफ स्पैन 8 आवर। रक्त में इनका जीवन काल 8 घंटे का होता है। बेसोफिल्स इट्स लाइफ स्पैन अबाउट 60 to 70 आवर। बेसोफिल्स का जीवन काल 60 से 70 घंटे होता है। These are also called most cell down cell when present in the tissue। यह कोशिका जब ऊतक में चली जाती है तब इसे मस्ट कोशिका कहते हैं। दिस सेल इंक्रीज इन एलर्जी कंडीशन। शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाने पर यह कोशिका बढ़ जाती है। एक ग्रेनुलोसाइट WBC का दूसरा पार्ट है। दिस सेल हैज़ नॉट एनी ग्रेनुल। इन कोशिकाओं में किसी प्रकार का कोई ग्रेनुअल नहीं होता। दिस सेल आर ऑल्सो कॉल्ड मोनोक्यूलर सेल। इन कोशिकाओं को मोनोक्यूलर कोशिका भी कहते हैं। इसके दो भाग हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट दे आर इम्यून सेल विद ए डायमीटर ऑफ 12 to 15 UN। लिम्फोसाइट को इम्यून कोशिका भी कहते हैं। इसका एक क्षेत्रफल 12 से 15 UM होता है। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। यह कोशिका जब कोई जीवाणु या विषाणु आता है तब यह एंटीबॉडी बनाती हैं और उससे लड़ती है। लिम्फोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल मतलब NK सेल। फिर हमारा मोनोसाइट दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBC। यह सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है मोनोसाइट। द न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट इज किडनी शेप्ड। यह किडनी आकार का होता है। व्हेन दिस सेल इंटर इनटू टिश्यू इट इज कॉल्ड माइक्रोफेगस। जब यह कोशिका ऊतकों में जाती है तब इसे माइक्रोफेगस कहते हैं। मोनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोसाइट्स मतलब हिस्टोसाइटोसेल्स। इस मोनोसाइट को हिस्टोसाइट भी कहा जाता है। हिस्टो का अर्थ होता है टिश्यू एंड साइट का अर्थ होता है सेल्स।
In the lungs it is called pulmonary microphagus. फेफड़ों के अंदर से pulmonary microphagus कहते हैं. In the spleen are called splenic microphagus. स्प्लीन में इसे splenic microphagus कहते हैं. In the liver are called कफर सेल्स. लिवर के अंदर से कफर सेल्स कहते हैं. प्लेटलेट्स. अब आके हमारे थ्रोम्बोसाइट. प्लेटलेट्स आर स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी. इट्स डायमीटर इज 2 to 4 यूएम. प्लेटलेट्स सबसे छोटी कोशिका होती है. इसका क्षेत्रफल 2 से 4 यूएम का होता है. नॉर्मल रेंज इन द वर्ल्ड 1.5 लाख से 4.5 लाख. प्लेटलेट की सामान्य मात्रा 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है. डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स की बीमारियाँ. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. डिक्रीज द नंबर प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाना. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. थ्रोम्बोसाइटोथीमिया. प्लेटलेट की संख्या ज़्यादा हो जाना. साइथीमिया. इंक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट. प्लेटलेट डिसफंक्शंस. प्लेटलेट हैज़ नॉर्मल नंबर बट इट डज नॉट प्रॉपरली वर्क. प्लेटलेट की संख्या तो सामान्य रहती है परंतु यह ठीक से काम नहीं करती. तो हमारा आज का जो टॉपिक है ब्लड, ये भी हमने आज कंप्लीट कर लिया. तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देखा होगा. और अगर हमारे वीडियो से कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं. और ऐसे हमारे साथ बने रहें. हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताते रहें. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.